अर्निंग होगे मेरे साथ साथ सभी के सभी। वेटेज के अकॉर्डिंग बेटा हमने उल्टा स्टार्ट करा हुआ, आपको पता है। पार्ट 1 कंट्रोलिंग कर चुके हैं, डायरेक्टिंग कर चुके हैं। डायरेक्टिंग की कुछ केस स्टडी हमने लास्ट क्लास में करी थी। मैंने केस स्टडी की आपको बुक दे दी है भाई, जिसके पास नहीं हो लेते हुए जाना, ठीक है। तो अब उसको पूरी सॉल्व करनी है चैप्टर वाइज, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जिस क्वेश्चन में अटकोगे मेरे से पूछना। अब स्टाफिंग भी आपको पता है मैनेजमेंट का फंक्शन है। पोस्ट डीसी करके मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, जिसमें से स्टाफिंग हमारे पास एक फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, पुटिंग राइट पीपल ऑन राइट जॉब। सही बंदे को सही जगह पे प्लेस करना इज नोन एज स्टाफिंग। स्टाफ का मतलब ही क्या होता है? वर्कर्स, ठीक है। तो स्टाफिंग इज पुटिंग राइट पीपल ऑन राइट जॉब, ठीक है। फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब इज नोन एज स्टाफिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ये कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? बताओ, ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? एचआरएम। काव्य आगे आ जा, पहले तो इधर सेकंड पे आ, जल्दी आ। तो ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनाया जाता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन। स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। आपने सुना हुआ बेटा, कई बच्चे करते हैं एमबीए इन एचआर। आपने सुना होगा ना, कईयों के सिबलिंग होंगे जो एमबीए कर रहे होंगे। आज की डेट में बहुत ट्रेंड है एचआर में एमबीए करना, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेटा, एमबीए इन एचआर का मतलब है एचआर में जो वर्कर्स होंगे उनका काम है वर्कर्स को रिक्रूट करना, दूसरे बंदों को सेलेक्ट करना, ठीक है। एचआर का ये काम होता है, स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है एचआर, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बेटा स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। स्टाफिंग की डेफिनेशन पूछूंगी और ये 1 मार्कर क्वेश्चन पूछूंगी। तो स्टाफिंग बता चुकी हूँ, पुटिंग राइट पीपल ऑन राइट जॉब इज स्टाफिंग, एंड इन ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अगर कभी किसी ने पूछा बेटा जो स्टाफिंग के फंक्शन है ना, ध्यान में रखना एचआरएम के भी वही सारे फंक्शन, ठीक है ना। जो स्टाफिंग फंक्शन करता है वही एचआरएम भी करती है, क्योंकि एचआरएम स्टाफिंग को परफॉर्म कर रही। तो जो स्टाफिंग के स्टेप्स है वही सारे स्टेप्स एचआरएम के भी हैं, ये ध्यान में रखना। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, इस चैप्टर में से 6 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टाफिंग प्रोसेस आता है बेटा या सिलेक्शन प्रोसेस आता है, ठीक है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टाफिंग प्रोसेस कर रहे हैं। आपको पता है प्रोसेस और स्टेप्स दे बोथ आर सेम, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलते हैं, ऊपर नीचे आप इनको नहीं कर सकते, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो स्टाफिंग के जितने भी स्टेप्स है ना, मैं आपसे पूछूंगी सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टाफिंग प्रोसेस बोला जाए या फिर स्टाफिंग स्टेप्स बोला जाए। मैंने आपको सिखाया हुआ है, दे बोथ आर सेम। जैसे प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग के स्टेप सेम होते हैं, वैसे ही स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग के स्टेप्स भी सेम होते हैं, ठीक है। गुरली ने अभी स्टाफिंग शुरू करा है, ठीक है। स्टाफिंग के डेफिनेशन मैंने बताई है, पुटिंग राइट पीपल ऑन राइट जॉब, ठीक है। सही बंदे को सही जगह पे प्लेस करना है स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग के अभी जस्ट मैंने स्टेप शुरू करा है, ठीक है। स्टेप्स बेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलेंगे, मैंने आपको बताया, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टाफिंग का सबसे पहला स्टेप होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना। मैन पावर का मतलब क्या होता है? लेबर, ह्यूमन रिसोर्स, उसको हम मैन पावर कहते हैं। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करने का मतलब क्या? डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज। आपको ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो 100 तो हो गए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। टाइप ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है? 100 में से सीए कितने होने चाहिए, ठीक है, वर्कर्स कितने होने चाहिए, मैनेजर कितने होने चाहिए, ये होता है टाइप ऑफ एम्प्लॉइज। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मींस डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए और कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए। अब एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट बेटा हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। देखो, पहली आती है वर्कलोड एनालिसिस, दूसरी होती है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस कहती है डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है ना, उससे वर्कलोड कहते हैं। कितने ऑलरेडी अवेलेबल है उसे वर्कफोर्स कहते हैं। जैसे मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर्स की और रिक्वायरमेंट है, 200 वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे, तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इट इज वर्कफोर्स, जितनों की रिक्वायरमेंट है इट इज वर्कलोड एनालिसिस। तो वर्कलोड कहता है डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज नेसेसरी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कितनों की रिक्वायरमेंट है। अब देखो वर्कफोर्स भी पढ़ के देखो, वर्कफोर्स कहता है कि नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी अवेलेबल, कितने नंबर और टाइप ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी अवेलेबल है उसे वर्कफोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपसे पूछूंगी, स्टाफिंग का पहला स्टेप हमने पढ़ा है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स, ठीक है। क्रिश याद हो गया? तो वर्कलोड कहता है नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज
रिक्वायरमेंट, ठीक है। और वर्कफोर्स कहते हैं नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी अवेलेबल, ये ध्यान दें। वर्कफोर्स कहते हैं कितने ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, और वर्कलोड कहते हैं कितनों की और रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसे वर्कलोड एनालिसिस कहते हैं। तो हम स्टाफिंग का पहला स्टेप पढ़ चुके हैं बेटा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉय। एक एक वर्ड सबके लिए याद करना बेटा। रिक्रूटमेंट के लिए वन वर्ड होता है सर्चिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। वर्कर को सर्च करो, उसे स्टिमुलेट करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो अप्लाई करे। जैसे न्यूज़पेपर में आता है बेटा, एडवर्टाइजमेंट आती है, अट्रैक्टिव पर्क्स लिखा होता है, ठीक है ना, पैकेज लिखा होता है कि 10 लाख का पैकेज मिलेगा, पर्क्स ये मिलेगी, अलाउंसेस ये मिलेंगे, ठीक है, सब चीजें मेंशन होती है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट है कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे। तो रिक्रूटमेंट मींस सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा, वन इज इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड अदर वन इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जब वर्कर को आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सर्च कर रहे हो ना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से सर्च कर रहे हो ना, तो उसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट इज व्हेन द वर्कर्स आर सर्च फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही मैं वर्कर को सर्च कर रही हूँ बेटा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। लोअर में आपको पता है सारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है, मिडल में मैनेजर होते हैं, और आपको पता है टॉप में ओनर्स होते हैं। तो मेरे को एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट है बेटा, मैंने लोअर लेवल का कोई होनहार मेरा वर्कर था, उसको प्रमोट करके मिडल लेवल में डाल दिया, मैनेजर बना दिया। तो वो कौन सा रिक्रूटमेंट है, इंटरनल, कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वर्कर को सर्च कर, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके मैं वर्कर को सर्च कर रही हूँ, तो वो कौन सा रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल। तो रिक्रूटमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। अभी मैंने 2 स्टेप्स बता दिए, स्टाफिंग के डेफिनेशन वगैरह सब पूछूंगी। पहला स्टेप था एस्टिमेटिंग कौन सी रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। तो वर्कलोड कहती है नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड या नेसेसरी, ठीक है, और वर्कफोर्स कहती है नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी अवेलेबल। सेकंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के लिए वन वर्ड क्या है, सर्चिंग। सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। So when workers are searched from within the organization, it is internal. Workers are searched from outside the organization, it is external. ठीक है, तो हम 2 स्टेप्स पढ़ चुके हैं स्टाफिंग के। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, थर्ड स्टेप होता है स्टाफिंग का सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए वन वर्ड याद करोगे, चूजिंग। जैसे रिक्रूटमेंट इज सर्चिंग, सिलेक्शन इज चूजिंग। चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब इज नोन एज सिलेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट एम्प्लॉय को चूज करना, उसे हम सिलेक्शन कहते हैं बेटा। चूजिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब इज नोन एज सिलेक्शन, ठीक है। और एक चीज सभी ध्यान में रखेंगे, सिलेक्शन के ऊपर पूरा क्वेश्चन आप डिटेल में आगे पढ़ोगे। सिलेक्शन प्रोसेस आता है आपके पास, बोर्ड के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेक्शन के बहुत सारे स्टेप्स हैं जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे इसको डिटेल में आप और एक्सटेंड कर सकते हो जितना करना चाहते हो, ठीक है। तो प्रोसेस हम सिलेक्शन का पढ़ेंगे सारे के सारे। एक चीज ध्यान में रखना बेटा, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में एक डिफरेंस है कि रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है और सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है भाई। अब रिक्रूटमेंट पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए वन वर्ड क्या था, सर्चिंग, और सिलेक्शन के लिए वन वर्ड क्या था, चूजिंग। सिलेक्शन में क्या होता है बेटा, सिलेक्शन कम होती है, रिजेक्शन ज्यादा होती है। सिलेक्शन में हमेशा नंबर ऑफ सिलेक्टेड एम्प्लॉइज आर लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एम्प्लॉइज, ठीक है, आर मोर देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एम्प्लॉय। जैसे मैंने सपोज करो एक सीए की मेरे को रिक्वायरमेंट है बेटा, मैंने एडवर्टाइजमेंट डाल दी न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब 2000 एप्लीकेंट्स मेरे पास आई, ठीक है। अब 2000 में से मैं कितनों को सेलेक्ट करूंगी, सिर्फ एक को। तो सिलेक्शन में रिजेक्शन ज्यादा होती है, सिलेक्शन कम होती है। दैट इज व्हाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है। नंबर ऑफ रिजेक्टेड एम्प्लॉइज आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलेक्टेड एम्प्लॉइज। और रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं बेटा, रिक्रूटमेंट में सिर्फ सर्चिंग होती है, नो रिजेक्शन टेक प्लेस। मैं पूछूंगी वाई रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, बिकॉज नो रिजेक्शंस टेक प्लेस इन रिक्रूटमेंट, ठीक है, सिर्फ सर्चिंग हम कर। रीजनिंग क्लियर हो गई इसकी, तो मैं पूछूंगी अभी आप लोगों से। तो सिलेक्शन के लिए वन वर्ड इज चूजिंग, और पूरा स्टाफिंग एम्प्लॉय से डाल रहा है, ठीक है, डील कर रहा है, आपको पता है। तो रिक्रूटमेंट जैसे हमने बोला सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉय, सिलेक्शन बोला चूजिंग ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, ये ध्यान में रखना, हर चीज एम्प्लॉय से डील करती है, ठीक है। चलो हम सिलेक्शन भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डिफरेंस है, ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब तो आपको पता ही है बेटा, सर्चिंग, सिलेक्शन इज चूजिंग। तो रिक्रूटमेंट का मेन नेचर क्या है बेटा, ये पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि बताया था इसमें हम सिर्फ वर्कर को क्या करते हैं, सर्च कर रहे हैं।
नो रिजेक्शंस टेक प्लेस इन रिक्रूटमेंट। और इसको बोलते हैं नेगेटिव है, क्योंकि नंबर ऑफ रिजेक्शंस आर मोर देन द नंबर ऑफ सिलेक्शन। ये ध्यान में रखना। रिक्रूटमेंट का मेन एम क्या है? सिर्फ वर्कर को अट्रैक्ट करना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। इसका एम है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, बेस्ट वर्कर को सेलेक्ट करना। रिक्रूटमेंट पहले आता है सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट। तो सीक्वेंस क्या है? इट टेक्स प्लेस प्रायर टू सिलेक्शन एंड इट इज डन आफ्टर रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट पहले होता है, सिलेक्शन बाद में। ठीक है भाई, सारे पॉइंट्स क्लियर है? मैं आपसे पूछूंगी अभी एम क्या है रिक्रूटमेंट का, तो अट्रैक्ट मोर एंड मोर कैंडिडेट, उसका एम टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट। ठीक है, ये पहले आता है, तो इट टेक्स प्लेस प्रायर टू द सिलेक्शन, इट इज डन आफ्टर रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, तो सीक्वेंस भी आपको आती है। हो गया भाई, 3 स्टेप्स क्लियर हो गए? किसी से भी पूछने वाली हूं मैं। तो स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या बताइए? पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। ठीक है, दिस इज स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 स्टेप्स हम पढ़ चुके बेटा। ठीक है, तो पहला स्टेप पढ़ा था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सामने देखोगे, मम्मी की कसम चीटिंग कोई नहीं करेगा। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट आप सभी को पता था कि 2 काव्य सामने देखो, मैन पावर रिक्वायरमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होती है, नाम बोलो, वर्कलोड और वर्कफोर्स। तो वर्कलोड क्या कहती है? नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड, और वर्कफोर्स नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के लिए 1 वर्ड, सर्चिंग। सर्चिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉय फॉर द जॉब एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। ये रिक्रूटमेंट होता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, नाम बोलो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट व्हेन वर्कर्स आर सर्च फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन तो एक्सटर्नल। तीसरा स्टेप स्टाफिंग का पड़ा है सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए 1 वर्ड, चूजिंग। चूजिंग द बेस्ट एम्प्लॉय फॉर द जॉब इज सिलेक्शन एंड इट इज अ कौन सा प्रोसेस? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ रिजेक्शंस आर मोर देन द नंबर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है ना, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। तो बेटा हम ये 3 स्टेप्स पढ़ चुके हैं स्टाफिंग के। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसके लिए भी 1 वर्ड हम याद करेंगे। प्लेसमेंट के लिए 1 वर्ड होता है पुटिंग, और ओरिएंटेशन के लिए 1 वर्ड होता है इंट्रोड्यूसिंग। तो ये याद करना, 1 वर्ड। और आपको होता है सब कुछ एम्प्लॉय से डील कर रहा है। तो प्लेसमेंट का मतलब है पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट पोजीशन, सही बंदे को सही पोजीशन में डालना इज प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन का मतलब इंट्रोड्यूसिंग, इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन इज ओरिएंटेशन। तो जैसे कोई नया नया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको सबसे फैमिलियराइज करवाया जाता है कि आपके कलीग्स हैं, सुपीरियर हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, तो ये ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन के लिए 1 वर्ड इंट्रोड्यूसिंग है, वर्कर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो बाकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो ओरिएंटेशन। ठीक है, और प्लेसमेंट के लिए 1 वर्ड है पुटिंग। पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट पोजीशन इज प्लेसमेंट, सही बंदे को सही पोजीशन में डालो, प्लेसमेंट है। इंट्रोड्यूस कराओ, ओरिएंटेशन। क्लियर हो गए भाई ये सारे? चलो बोलो, रिक्रूटमेंट के लिए 1 वर्ड क्या था? रिक्रूटमेंट, सर्चिंग, सिलेक्शन, चूजिंग, प्लेसमेंट, पुटिंग, ओरिएंटेशन, इंट्रोड्यूसिंग। ठीक है, और सबके आगे क्या लग रहा है? एम्प्लॉय, 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 सर्चिंग एम्प्लॉय, चूजिंग एम्प्लॉय, पुटिंग एम्प्लॉय। ठीक है ना, और इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉय। ये सारी चीजें ध्यान में रखना। ऑनलाइन में बेटा किसी को दिक्कत आएगी तो प्लीज रिस्पॉन्ड करना। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है बेटा? वर्कर की नॉलेज, एप्टीट्यूड, स्किल्स, एबिलिटी सब कुछ इंक्रीज की जाती है, बट रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग ना जॉब ओरिएंटेड होती है, जॉब से रिगार्डिंग वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपमेंट कैरियर ओरिएंटेड होता है, इसमें वर्कर की ओवरऑल ग्रोथ की जाती है। ग्रोथ ऑफ पर्सन इन ऑल रिस्पेक्ट इज डेवलपमेंट। जैसे अभी जो मैं आपको क्लास में लेक्चर दे रही हूं, तो मेरा काम है सिर्फ आपको बिजनेस स्टडी से रिगार्डिंग बता रही हूँ, कैसे नंबर लेके आओगे, इस चैप्टर कैसे याद करोगे। ठीक है ना, तो मैं ये आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, पर्टिकुलर जॉब से रिगार्डिंग है। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपसे फ्यूचर के भी बातें कर रही हूँ, एंट्रेंस की भी बात कर रही हूँ, तो वो डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट होता है ग्रोथ ऑफ पर्सन इन ऑल रिस्पेक्ट। डेवलपमेंट में बंदे की पर्सनालिटी, मैच्योरिटी लेवल, रिएक्शन, इमोशन सब कुछ इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग सिर्फ जॉब, काम से रिगार्डिंग आपकी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, ये सब चीजें बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग में ध्यान रखना, वर्कर की नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स सब कुछ इंक्रीज होती है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर जॉब। और डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ ऑफ पर्सन इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन याद करोगे मेरे साथ। ठीक है, तो ट्रेनिंग में नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स इंक्रीज की जाएगी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर जॉब, और डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ ऑफ पर्सन इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, बंदे की हर रिस्पेक्ट में ग्रोथ करना, उससे डेवलपमेंट है। ठीक है भाई, तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट हम 5th स्टेप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट में डिफरेंस है बेटा।
ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रेनिंग सिर्फ जॉब से रिगार्डिंग होती है, इट इज जॉब सेंटर्ड, ये करियर सेंटर्ड होता है बेटा। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होती है, डेवलपमेंट आपको पता है ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपको अपना डेवलपमेंट करना है तो आप करते रहोगे, इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ट्रेनिंग में नॉलेज, एबिलिटी, स्किल बढ़ाई जाती है, आपको पता है रिगार्डिंग अ जॉब, ठीक है ना, उसमें ओवरऑल ग्रोथ होती है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान में रखना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है बेटा स्टाफिंग का परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके लिए भी वन वर्ड याद करोगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए वन वर्ड होता है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉइज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है ना, इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप अभी काम कर रहे हो तो मैं आपको अभी रैंक कर रही हूँ कि भाई आपकी पुअर परफॉर्मेंस है या अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, वर्कर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का मतलब होता है चेक करना, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, जैसे क्लास में कई बार टीचर एक ही बच्चे को नोटिस करती रहती है, टोंट मारती रहती है, ठीक है ना, तो वो भी टाइमली इवैल्यूएट करती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है। ठीक है, कि करंट जॉब को, ठीक है, या पास्ट वर्क को इवैल्यूएट करो, चेक करो। तो मैं पूछूंगी एज इट इज, ठीक है, इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉय करंट परफॉर्मेंस और पास्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बोलो? स्टैंडर्ड्स आर क्राइटेरिया, दैट इज टारगेट बोल सकते हैं हम। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? टारगेट। ठीक है, तो मैं आपको टारगेट दे रही हूँ 100 नंबर का, इसके अकॉर्डिंग ही तो मैं आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करूंगी, चेक करूंगी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इसी कहते हैं बेटा, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय करंट एज वेल एज पास्ट अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। अब देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। तो ये बहुत इजी है बेटा, आप आगे ना प्रमोशन के ऊपर पूरा आगे और भी पढ़ोगे। प्रमोशन का मतलब है कि भाई टाइमली वर्कर को ना प्रमोशनल एवेन्यूज दिए जाए, अपॉर्चुनिटीज दी जाए। ठीक है ना, और ये दोनों लिंक करते हैं बेटा आपस में। ठीक है, वर्कर को प्रमोट करोगे तभी वो भी अपना करियर प्लान करेगा कि फ्यूचर में वो कहां पे जा सकता है, क्या उसका स्कोप है। तो प्रमोशन बेसिकली होता है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन, ये पढ़ना है आपने। ठीक है, प्रमोशन का मतलब क्या? वर्कर को हायर पोजीशन में डालो। तो हायर पोजीशन में डालोगे तो उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी, यस और नो? बढ़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ये स्टेटस, पे, सब कुछ बढ़ेगा। तो प्रमोशन इज शिफ्टिंग टू हायर पोजीशन। ठीक है, हैविंग हायर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, पे एक्सेट्रा। ठीक है, शिफ्टिंग टू हायर पोजीशन। ठीक है, उसे हम प्रमोशन कहते हैं। ठीक है भाई, तो टाइमली कंपनी को बेटा ये प्रमोशनल एवेन्यूज देने चाहिए वर्कर को, ताकि वर्कर टाइमली प्रमोशन ले सके। और लास्ट हमारे पास स्टाफिंग का स्टेप आता है बेटा कॉम्पनसेशन। कंपनसेशन दो तरीके की होती है बेटा। कंपनसेशन का मतलब आप सभी को पता है, जो भी वर्कर को पे दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, उसे कंपनसेशन कहते हैं। दो कंपनसेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंपनसेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है बेटा, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है, वैसे आप इसको सीधा यहां से पढ़ सकते हो, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कंपनसेशन का मतलब जो आपको मंथ एंड में मिलती है, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंसेंटिव हो गया, ये सब डायरेक्ट है, जो मॉनिटरी टर्म में मिलती है। इनडायरेक्ट कंपनसेशन में अलाउंसेस आते हैं। ठीक है, जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, वो सब इनडायरेक्ट कंपनसेशन। तो डायरेक्ट कंपनसेशन कई वर्कर को डेली बेसिस पे वेजेस मिल जाती है, तो वो भी टाइम बेस्ड के अंदर आता है। कईयों को मंथ एंड में मिलती है, ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट के अंदर आता है। तो जो मंथली सैलरी वेजेस मिलती है वो सब डायरेक्ट कंपनसेशन है। परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब क्या? आपको पता होगा कि जितने भी सेल्समैन होते हैं ना, उनको टारगेट दिया जाता है डेली का। ठीक है, कई बार हमें कॉलिंग भी आती है ना कि ये नंबर ले लो, आइडिया का नंबर ले लो, एयरटेल का नंबर ले लो, कई बार फोन पे कॉलिंग आती है ना, ये इस बैंक में अकाउंट खुलवा लो। तो उनको डेली का टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने कस्टमर को फंसाना है। ठीक है, तो ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, कि आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसमें क्या होता है, आपको टारगेट के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं। कि एक कस्टमर आप कंपनी के लिए लेके आओगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, आप जितने मर्जी लाओ उससे ज्यादा आपकी मल्टीप्लाई होते रहेंगे, 10 लेके आए 10 ले जाओ, ऐसे होता है। तो ये जो डायरेक्ट कंपनसेशन है, दो बेस्ड पार्ट्स में डिवाइड है, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग पैसे देना। ठीक है, इधर वीकली, डेली, मंथली एक्सेट्रा। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब क्या है? जो मैंने आपको टारगेट दिया है उसको अचीव करो, उसके अकॉर्डिंग आप पैसा लीजिए। ठीक है, ये हम परफॉर्मेंस बेस्ड कहते हैं। तो कंपनसेशन दो पार्ट्स में डिवाइड है, डायरेक्ट में ध्यान में रखना मॉनिटरी आती है सारी। ठीक है, वेजेस, सैलरी। और इनडायरेक्ट कंपनसेशन में बेटा ये सारी चीजें आती हैं जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, रिटायरमेंट अलाउंस, ठीक है ना, और वो हो गया पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है, LIC हो गया, ये सब इसके फैक्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा बस। तो कंपनसेशन दो पार्ट्स में डिवाइड है, ध्यान में रखना, डायरेक्ट कंपनसेशन और इनडायरेक्ट कंपनसेशन। अब हमने सारे स्टेप्स पढ़े स्टाफिंग के, सबके लिए एक एक वर्ड आपसे पूछूंगी।
पहले मैं आपको 10 सेकंड का वक्त दे रही हूँ सभी को याद करने के लिए। देखो मैंने इसको लर्न ऐसे करवाया था, अगर आपको याद हो, मिस्टर स्पॉट पीपीसी करके, ये शॉर्ट फॉर्म से लर्न कर लो, फटाफट याद रहेंगे आपको। तो अभी आप मेरे साथ ही लर्न करोगे। एम से पहला बताए मैन पावर रिक्वायरमेंट, अगर आपको याद हो, ठीक है। स्टाफिंग का पहला स्टेप पढ़ा था मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। आर से पढ़ा था, याद हो तो, रिक्रूटमेंट। एस से पढ़ा था सिलेक्शन, ठीक है। पी और ओ सेम है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। टी से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आता है बेटा हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसको इवैल्यूएटिंग कहते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रमोशन करियर प्लानिंग, और लास्ट आता है कंपनसेशन। तो 10 सेकेंड है, ऑनलाइन में भी जितने हैं और यहाँ पे भी जितने बैठे हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगी किसी से भी सारी सीक्वेंशियल ऑर्डर, जितने भी स्टाफिंग के स्टेप्स है। तो आपको डाउट है इसके अंदर के क्या पॉइंट्स है, वो भी पूछूंगी। रिक्रूटमेंट, सर्चिंग, ठीक है, सिलेक्शन, चूजिंग, सब कुछ पूछूंगी, ध्यान में रखना। प्लेसमेंट, पुटिंग, ओरिएंटेशन, इंट्रोड्यूसिंग, सबके लिए एक एक वर्ड बताए। परफॉर्मेंस अप्रेजल, इवैल्यूएटिंग, ट्रेनिंग दी जाती है रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक जॉब, तो इसमें वर्कर की नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स बढ़ाएंगे रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक जॉब। किसी को भी डाउट है, वेदिका, इशिता, जो भी है भाई ऑनलाइन में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगी। तो स्टेप्स है बेटा, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलेंगे, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। डायरेक्ट के नहीं, सिर्फ नाम याद कर लो उसका। ट्रेनिंग में नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स बढ़ाई जाएगी रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक जॉब, ठीक है। इंक्रीज इन नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स ऑफ अ वर्कर रिगार्डिंग अ जॉब। डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट। डन, ठीक है, सारे हो गए। देख लो, अभी पूछ लो अगर कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ है तो। एम से पढ़ा था पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जो दो पार्ट्स में डिवाइड था, नाम बोलो। वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। काव्या बोला अगर वर्कलोड एंड वर्कफोर्स, तो वर्कलोड कहते हैं नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड या नेसेसरी, ठीक है। और वर्कफोर्स कहते हैं नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज अवेलेबल। तो एम से हो गया मैन पावर रिक्वायरमेंट। आर से क्या था, रिक्रूटमेंट के लिए वन वर्ड, सर्चिंग, सर्चिंग ऑफ व्हाट, एम्प्लॉइज, ठीक है। एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब, ठीक है। ट्राई करो, सर्च करो, फिर वर्कर को स्टिमुलेट करो कि ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। ऐसे क्या था, सिलेक्शन, सिलेक्शन इज चूजिंग द बेस्ट एम्प्लॉय, एंड इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि नंबर ऑफ रिजेक्शंस आर मोर देन नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। पी इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट इज पुटिंग, ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग। आगे क्या लिखोगे, द एम्प्लॉइज, ठीक है, सबके आगे एम्प्लॉय एम्प्लॉय लगता है। फिर टी इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग में रेफर्स टू इंक्रीज इन नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स एक्सेट्रा रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक जॉब। डेवलपमेंट इज व्हाट, हाँ, ग्रोथ ऑफ पर्सन इन ऑल रिस्पेक्ट, पर्सनालिटी, मैच्योरिटी, सब। पीपीसी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन करियर प्लानिंग, कंपनसेशन, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए वन वर्ड, इवैल्यूएट, इवैल्यूएटिंग व्हाट, एम्प्लॉइज करंट परफॉर्मेंस एज वेल एज पास्ट परफॉर्मेंस, दोनों या ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। और प्रमोशन आपको पता है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय टू हायर, लोअर, हायर लेवल, हैविंग हायर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, पे एक्सेट्रा। कंपनसेशन का मतलब पे और रिवॉर्ड देना, विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अलाउंसेस बेटा, जो आफ्टर रिटायरमेंट सारी चीजें मिलती है वो भी, ठीक है बेटा। अब हम रिक्रूटमेंट पढ़ रहे हैं। देखो अभी बताया था रिक्रूटमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट देखो, इनवाइटिंग द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सर्च कर रहे तो इंटरनल रिक्रूटमेंट है, ठीक है। इनवाइटिंग द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इंटरनल में दो चीजें आती हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड है, ट्रांसफर और प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, मैं पूछूंगी अपनी टर्म्स, वर्कर को शिफ्ट करो फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर, तीन चीजें आएगी। एक जॉब से दूसरी जॉब पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे मेरा वर्कर जो है सपोज करो वो सेल्स मैनेजर है, तो मैं उसको प्रोडक्शन मैनेजर की जगह कर रही हूँ, ठीक है, तो वो भी ट्रांसफर है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मार्केटिंग में भेज रहे हो तो भी ट्रांसफर है।
ठीक है। और इसमें ये ध्यान में रखना, वन शिफ्ट टू अनदर का मतलब क्या है, अब कोई बंदा मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहा है, मैं उसको इवनिंग में डाल रही हूँ, तो वो भी ट्रांसफर है। ट्रांसफर में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस पे कुछ नहीं बढ़ेगा। अभी आपने पीछे बढ़ा था, प्रमोशन में सारी चीजें इंक्रीज होंगी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस पे। ट्रांसफर सेम लेवल पे होता है बेटा, तो इसको हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, सेम लेवल पे, मिडल मिडल पे ही जा रहा है, लोअर लोअर पे ही जा रहा है, टॉप टॉप पे ही शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इट इज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। मैं टर्म्स पूछूंगी सारी, ठीक है। और ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग, मेरे को ये जरूर चाहिए। ट्रांसफर ज्यादातर वर्कर को ट्रेन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, या कुछ सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसफर बेटा, इट इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है भाई। हर जैसा आगे आ जाओ। तो ट्रांसफर हम पढ़ चुके बेटा, अब मैं तीनों वर्ड्स पूछूंगी अपने। ट्रांसफर सबसे पहले होता क्या, शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर, ठीक है, ध्यान में रखना। JDS, जॉब टू अनदर, डिपार्टमेंट टू अनदर, शिफ्ट टू अनदर। और ये कौन सी शिफ्टिंग है, हॉरिजॉन्टल। क्यों किया जाता है, इट इज अ टूल ऑफ व्हाट, ट्रेनिंग और लर्निंग, ठीक है। ट्रेनिंग और लर्निंग का टूल है, मेन टूल, ठीक है ना। दिस इज ट्रांसफर, ठीक है। और इसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस पे कुछ नहीं बढ़ेगा, विदाउट एनी चेंज इन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस पे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा प्रमोशन, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो आपने उसमें पढ़ा है बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय उसमें हमने पढ़ा था, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, डिपार्टमेंट टू अनदर, शिफ्ट टू अनदर। इसमें बोलेंगे शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन, जिसमें सब बढ़ेगा, हैविंग हायर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस पे। उसमें क्या लिखा था, विदाउट एनी चेंज इन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सब कुछ इंक्रीज होगा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस पे, एक्सेट्रा। वो कौन सी शिफ्टिंग थी, ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सी है, वर्टिकल। वर्टिकल के ब्रैकेट में लिखोगे अपवर्ड, क्योंकि वर्टिकल में तो दोनों आती है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, बट इट इज वर्टिकल। कौन सी शिफ्टिंग, अपवर्ड शिफ्टिंग। ये वर्टिकल अपवर्ड शिफ्टिंग है, ध्यान में रखना। दिस इज प्रमोशन, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो प्रमोशन का मतलब शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन, हैविंग हायर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेट्रा, एंड इट इज अ वर्टिकल। कौन सी शिफ्टिंग, अपवर्ड शिफ्टिंग। उसमें आपने एक पॉइंट पढ़ा था, इट इज अ टूल ऑफ व्हाट, लर्निंग और ट्रेनिंग, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये होता है फॉर मोटिवेशन, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना। अगर वर्कर को मोटिवेट करना है, ठीक है, उसकी लॉयल्टी मेंटेन करनी है, तो आपको उसको टाइमली प्रमोट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, दिस इज प्रमोशन बेटा, ये प्रमोशन है आपके पास, ठीक है भाई। इंटरनल के दोनों टाइप्स क्लियर हो गए, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। तो रिक्रूटमेंट के लिए वन वर्ड बताया था, सर्चिंग, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल दो पार्ट में डिवाइड है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। बताना ट्रांसफर कौन सी शिफ्टिंग थी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये प्रमोशन कौन सी है, वर्टिकल। कौन सी, अपवर्ड। नहीं लिखा ना ब्रैकेट में तो चमाट मारूंगी, ध्यान में रखना, ठीक है। इट इज वर्टिकल अपवर्ड शिफ्टिंग। अब आते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के बेटा बहुत सारे टाइप्स, ठीक है ना, करने। एक्सटर्नल के बहुत सारे टाइप्स है बेटा, ठीक है। मेरिट, डीमेरिट, कॉमन बताऊंगी अभी आपको। तो एक्सटर्नल का मतलब है इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से वर्कर को आप इनवाइट कर रहे हो ना, दिस इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। ये एक्सटर्नल है। तो इंटरनल जैसे हमने पढ़ा, इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पहला आता है बेटा कैंपस रिक्रूटमेंट। तो आज की डेट में आप सभी को पता है, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। जो मम्मी पीछे पड़ी रहती है, पढ़ लो, अच्छे कॉलेज में हो जाओगे, वहीं से प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट सब हो जाएगी। तो दिस इज कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो आज की डेट में क्या होता है बेटा, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी हैव बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, ऑफ टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल जॉब। ये तीन टर्म्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, केस स्टडी में कई बार लिखी आती है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल एम्प्लॉइज को सर्च करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। इसमें क्वालिफाइड बंदे को सर्च किया जाता है। आज की डेट में क्या होता है, जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे मेंटेन अ क्लोज लिंक विद दीज कॉलेजेस, ठीक है ना। आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनियों के लिंक होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं कॉलेजेस से, वो वहां से बच्चे को सर्च करती है, तो उसको हम कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं बेटा। तो मेरे को इसमें जो पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए ना, इसमें कौन से लेवल के एम्प्लॉइज आते हैं बेटा, टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल जॉब के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट प्रेफर की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनीज मेंटेन अ क्लोज लिंक विद कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स, और वहां से वो बच्चे को उठाती है, सर्च करती है, ठीक है। तो बच्चे को उठाना इस किडनैप करना नहीं, सर्च करना, ठीक है। तो ध्यान में रखना, दिस इज कैंपस रिक्रूटमेंट। तो मैं पूछूंगी आपसे, एक्सटर्नल का पहला पढ़ चुके हो। सेकेंड आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जिसको हम प्लेसमेंट एजेंसीज भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में डिफरेंस होता है।
मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का क्या काम होता है बेटा, ये भी टेक्निकल प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सोनल को रिक्रूट करने में हेल्प करती है। पहली तो ये कॉमन चीजें याद कर लिया करो। और ये सबसे ज्यादा स्पेशलाइज होती है मिडल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट में, क्योंकि कई बार आता है ना केस स्टडी में मिडल और टॉप के लिए रिक्रूट करना है, तो क्या प्रेफर करोगे, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बोला था, जैसे आज की डेट में हम अपना सीवी लेके जाते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज होती है बेटा, इनके पास हम अपने सीवी को मेल कर देते हैं। जैसे बहुत सारे ना आज की डेट में कौन सी लिंक्डइन सबसे ज्यादा चली हुई है, पॉपुलर है, ठीक है, तो उसमें अपना सीवी डालो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको आगे रिकमेंड करेंगे, कंपनीज में आपके सीवी को भेजेंगे। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वो आपसे भी पैसा चार्ज करती है, ठीक है। जैसे ये कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होती है, वो कहती है 1 मंथ सैलरी हम आपसे लेंगे अगर आपकी जॉब लग जाती है, तो 1 मंथ ही आपसे भी लेती है एज वेल एज कंपनी से भी लेती है, दोनों साइड से लेती है, इंडिविजुअल से भी कंपनी से भी, तो ये पैसा चार्ज करती है, ध्यान में रखना। अब आप कहोगे मैम कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को खर्चा बच रहा है बेटा, कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करना पड़ रहा। अगर मैं न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करती हूँ तो बहुत कॉस्टली है बेटा, ठीक है, इसमें फोन साइज का पैसा लगता है, अल्फाबेट्स का पैसा लगता है, कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट है, उसका पैसा लगता है, तो कंपनी को ये सारे खर्चे से बचना है, ठीक है, तो कंपनी जो है इन्हीं के थ्रू इजीली ले लेती है। वर्कर को क्या बेनिफिट है, भाई मेरे को नौकरी नहीं मिल रही थी, मुझे नौकरी मिल रही है, तो मैं कमीशन देने को इनको तैयार हूं, तो इनकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमीशन होती है, ठीक है, वेदर वो 1 मंथ सैलरी होगी या कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, यस और नो, कॉस्टली है, नहीं है, है, पैसा ले रहे भाई आपसे, क्यों नहीं कॉस्टली है, ठीक है ना, प्लेसमेंट एजेंसी कॉस्टली होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट कंसल्टेंसी है बेटा, और ये बिल्कुल सिमिलर है कैंपस रिक्रूटमेंट के, इसमें भी वही है, टेक्निकल प्रोफेशनल मैनेजरियल पर्सोनल के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो ये देखो डेटा मेंटेन करती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, और आपको आगे सेंड करती है और आपकी नौकरी लगवाती है। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इन दोनों में से बोला था ना अभी डिफरेंशिएट करना, प्लेसमेंट एजेंसी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सेम ही काम होता है बेटा, बस डिफरेंस ये है कि प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट सेक्टर चलाती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट चलाते हैं, दोनों का ये काम है, ये भी आपका डेटा मेंटेन करते, इसमें भी आप अपना सीवी देके आओगे, ये भी आपकी नौकरी लगवाएंगे, बट कौन सी नौकरी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट जॉब्स के थ्रू के लिए आपको जो है आपको की क्वालिफिकेशन को ही अपने पास रखते हैं, ठीक है ना। अगर लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिल रही है नौकरी, तो आपको वहां पे प्लेस करते हैं, तो सेम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी का सेम काम है। बट अगर कभी भी पूछा जाए ना कि कॉस्टली प्लेसमेंट एजेंसी है तो या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, तो प्लेसमेंट एजेंसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट चला रहा है, तो इसका मेन मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर, तो ये आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मर्जी बंदा जो है वो चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ गवार है, ठीक है, कोई भी जा सकता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। बट खुश मत हो कि भाई अनपढ़ गवार भी हम चले जाएंगे उठ के, ठीक है, तो नौकरी भी उसी लायक मिलेगी, फिर ये ध्यान में रखना, ठीक है, जिस लायक क्वालिफिकेशन होगी उसी लायक काम मिलेगा। और सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज आपको पता है, सरकार जहां पे आती है करप्शन वहीं पे आती है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इनका रिकॉर्ड आउटडेटेड होता है, मतलब ये आपके सामने आपका डेटा पकड़ेंगे और पीछे फेंक देंगे, बुढ़े बुढ़े लोग बैठे होते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, आपका डेटा लेते पीछे पीछे पटकते जाते हैं, उनके पीछे इतनी रद्दी इकट्ठी हो रखी होती है, बताया था ना मैंने, हाँ, तो इतनी रद्दी इकट्ठी हो रखी होती है, उसी में आप देखोगे हमारा डेटा भी फेंका जा रहा है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बंदा भगवान को प्यारा हो जाता है, तब कॉल आती है नौकरी लग गई है, ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है, तो इनके रिकॉर्ड्स बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं होते, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो प्लेसमेंट एजेंसी तो पैसा चार्ज कर रही है बेटा, तो वो उनका तो काम ही होता है नौकरी लगवाना, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बनी हुई है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो देखो बेटा, ये देख लो, जॉब सीकर्स गेट देयर नेम रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये दोनों के लिए देखो लिखा हुआ है स्किल्ड और अनस्किल्ड, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी में आपने पढ़ा था टेक्निकल प्रोफेशनल मैनेजरियल, इसमें मैंने बोला अभी आपको मेंशन किया, पढ़े लिखे हो चाहे गवार हो कोई भी जा सकता है, तो स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों के लिए आपको अपना नेम रजिस्टर करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन वगैरह सब लिखवानी पड़ेगी। डिसएडवांटेज ये है कि द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ऑफन नॉट अप टू डेट एंड मेनी ऑफ कैंडिडेट रेफर्ड बाय देम मे नॉट बी फाउंड सुटेबल, ठीक है, तो बिल्कुल भी अपडेटेड इनका रिकॉर्ड नहीं होता है, तो दिस इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर। देखो दो तरीके की होती है, एक तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट होती है, एक टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट होती है, दोनों पॉपुलर सोर्स है बेटा रिक्रूटमेंट का वर्कर को सर्च करने का। तो आपने हिंदुस्तान टाइम्स में देखा होगा, कई बार कॉलम आता है सेकंड पेज या थर्ड पेज पे होता है सिचुएशन वेकेंट का कॉलम, ठीक है ना, तुम्हें तो टाइम नहीं मिलता है ना न्यूज वगैरह देखने के लिए, न्यूज़पेपर देखने के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर यही होता है बेटा
कि कंपनी अपना सारी डिटेल डाल के दे देती है, इतना पैकेज है, इतनी पर्क्स है, और ये क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, ठीक है, बंदे वहां पे जो है अप्लाई करते हैं। तो इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या होगा बताओ? कवर्स अ वाइड एरिया, नैरो एरिया। हाँ, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है तो वाइड एरिया कवर करती है। क्या खर्चीली है ये, कॉस्टली? यस, अभी बोला था कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट है, फोन साइज क्या है, अल्फाबेट कितने, उसके हिसाब से पैसा लगता है, स्पेस कितना ले रहे हो, फ्रंट में दे रहे हो, बैक में दे रहे हो, ठीक है, ये सब चीजों का पैसा लगता है, ठीक है। तो यस, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है ना, ये इसकी डिसएडवांटेज है, एंड इट कवर्स अ वाइड एरिया, ये इसकी एडवांटेज है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो दिस इज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट बेटा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पे लिख के लगा दो कर्मचारी की आवश्यकता है, कई जगह पे होता है ना, दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। तो फैक्ट्री के, स्कूल वाले भी कई लगाते हैं आपके बाहर, ठीक है, नोटिस बोर्ड पे, तो कर्मचारियों की आवश्यकता है, दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो प्लेसिंग अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द फैक्ट्री, नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल, ठीक है ना, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ध्यान में रखना। और ये बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना एक लिमिटेड एरिया को कवर करता है, क्योंकि वाइड एरिया तो करेगा नहीं, जिस एरिया में फैक्ट्री है मेरी, सिर्फ उसी का नियर बाय एरिया जो आते जाते लोग होंगे वही इसको देख के जाएंगे, तो एक लिमिटेड एरिया को ये कवर करता है, ये ध्यान में रखना। और ये अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड के लिए, मतलब कोई टेक्निकल प्रोफेशनल नहीं इसमें जो है फुलफिल होगा, वैकेंसी फुलफिल होगी। कभी ऐसा नहीं लिखा होता बेटा कि सीए की आवश्यकता है, लिखा होता है कहीं पे सीए की आवश्यकता है? नहीं लिखा होता। मैनेजर की आवश्यकता है, ऐसा नहीं लिखा होता। तो ये लोअर लेवल एम्प्लॉइज के लिए ये होती है, ठीक है, जो फैक्ट्री लेवल पे वर्कर काम करते हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉलो किया जाता है, ध्यान में रखना। तो डेली वर्कर, जैसे मेरे को अचानक सीजन आ गया, बहुत सारे वर्कर की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने नोटिस बोर्ड पे लिख के लगा दिया, ठीक है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है ना। तो स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। और इसका बिगेस्ट एडवांटेज, ये बहुत ही चीपर है, कोई खर्चा नहीं लगा इसके अंदर, ठीक है। और ये कैजुअल वैकेंसीज को फुलफिल करने में हेल्प करता है, मतलब डेली, ठीक है, डेली अगर आपको किसी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप इसके थ्रू जो है वर्कर को सर्च कर सकते हो। तो दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो मैं अभी सबसे पूछूंगी, कैंपस रिक्रूटमेंट जो होता है वो 3 लेवल ऑफ एम्प्लॉइज के लिए होते हैं, 3 पर्सनल के लिए, टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल। और उसके अगला पड़ा था मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो भी इन तीनों के लिए, टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैनेजरियल, ठीक है। फिर पड़ा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वो सबके लिए, स्किल्ड, अनस्किल्ड सबके लिए। टेलीविजन न्यूज़पेपर भी सबके लिए होती है, जैसे हिंदी न्यूज़पेपर आते हैं बेटा, उसमें अनस्किल्ड लोगों के लिए भी आती है, ठीक है। और जो स्किल्ड है उनके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर में आती है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। और ये भी बता दिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये सिर्फ अनस्किल्ड के लिए, ध्यान में, इसमें कोई स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं होगा। नोटिस बोर्ड पे कभी नहीं लिखा होता बेटा सीए की, टीचर की आवश्यकता है, ऐसा नहीं लिखा होता, ठीक है। तो ये सिर्फ अनस्किल्ड के लिए होती है। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का ये काम है बेटा कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जो है ना बहुत सारी लेबर्स होती है, ये सारी इसकी, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, इसके अंदर बहुत सारी लेबर है, ठीक है। तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर मेरे को 100 लेबर चाहिए तो मैं किससे कॉन्टैक्ट में आऊंगी? लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इसको बोलूंगी भाई 100 लेबर चाहिए, अब इसके पास जो जो लेबर होगी मुझे भेजेगा, ठीक है। बट कुछ चार्ज करेगा, यस, पर लेबर ये हमसे कमीशन चार्ज करता है, एक एक लेबर के ऊपर कमीशन चार्ज करता है कि 100 लेबर चाहिए, चलो इतनी कमीशन, 500 चाहिए, इतनी कमीशन। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है, ठीक है भाई। देखो पढ़ के देख लो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद कौन? लेबरर्स। ऑन पेमेंट ऑफ कमीशन दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड, क्योंकि लेबर स्किल्ड होती है, अनस्किल्ड होती है, अनस्किल्ड होती है, तो अनस्किल्ड लेबर को शॉर्ट नोटिस पे आपको सेंड करवा देता है, ठीक है। ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम है। तो पैसा चार्ज कर रहा है भाई, कमीशन के बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो दिस इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। डिसएडवांटेज, अगर कॉन्ट्रैक्टर और ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि मेरे को आपका काम पसंद नहीं, मैं आपकी कंपनी में लेबर सेंड नहीं करूंगा, तो इसके पीछे जितनी लेबर होंगी ना वो सब उसके पीछे पीछे चली जाएगी, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर की ही ये सारी लेबर है। तो व्हेनेवर कॉन्ट्रैक्टर लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन तो लेबर भी फॉलो द सेम, वो भी सेम ही करती है। तो जो ये कहेगा हाँ तो लेबर भी कहेगी हाँ, ये कहेगा नहीं तो लेबर भी कहेंगी नहीं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इफ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ डिसाइड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल वर्कर्स एम्प्लॉयड थ्रू हिम और हर फॉलो द सेम, ठीक है ना। वो छोड़ेगा तो उसके अंडर सारी लेबर छोड़ेगी। इट इज फॉर स्किल्ड, अनस्किल्ड, लेबर कॉन्ट्रैक्टर अनस्किल्ड, ये लेबर है, ध्यान में रखना। अभी सबका पूछूंगी आपसे कौन सा स्किल्ड के लिए, कौन सा अनस्किल्ड के लिए। नेक्स्ट इज कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर को बेटा वेटिंग लिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। कई बार ये एमसीक्यू में कैजुअल कॉलर का नाम ही नहीं लिखा होता है, इसको वेटिंग लिस्ट नाम से लिखा होता है, तो ध्यान में रखना। कैजुअल कॉलर्स और वेटिंग लिस्ट दे बोथ आर सेम। कई कंपनीज क्या करती हैं बेटा, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस को संभाल के रखती है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि अब वैकेंसी नहीं निकाली,
फिर भी कई लोग जो है ना कंपनी में अपनी एप्लीकेशन देके चले जाते हैं कि यार चलो जब रिक्वायरमेंट होगी तो आप चेक कर लें। तो कई कंपनीज जो उस एप्लीकेशन को संभाल के रखती है, तो फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट होती है तो फिर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालती, उन्हीं एप्लीकेशन में से बंदों को सेलेक्ट करती है। ठीक है, उसे हम वेटिंग लिस्ट और कैजुअल कॉलर बोलते हैं। देखो, कंपनी गेट्स एप्लीकेशन ऑन एंड ऑफ इवन विदाउट डिक्लेयरिंग वैकेंसी। वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी, फिर भी कंपनी को कई बार एप्लीकेशन मिलती है। However, as and when the vacancy arises, the company makes the use of such application. तो कंपनी को क्या बेनिफिट है, खर्चा नहीं लग रहा बेटा, मैंने एप्लीकेशन संभाल के रखी, तो उसी में से मैंने किसी को भी सर्च कर लिया। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे को एक सीए चाहिए था भाई, तो मेरे पास 2000 एप्लीकेशन आई, तो मैंने 2000 में से 1 को तो सेलेक्ट कर लिया, अभी बाकी जितने बचे ना उनको वेटिंग में डाल दिया कि फ्यूचर में फिर से रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इनमें से 1999 में से सेलेक्ट कर लूंगा। ऐसा होता है। ठीक है ना, ये कैजुअल कॉलर का काम है। तो इसमें आप एप्लीकेशंस को संभाल के रखते हो, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आती है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो रिकमेंडेशन नाम से पता चल रहा है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को रिकमेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे होनहार बच्चा जो है वो कार्तिक है, कितना खुश हो रहा है, कह रहा पता नहीं कैसे, कह रहा कुछ और ही बोलना था, मैंने गलती से बोल दिया। ठीक है, तो कार्तिक को मैंने बोला कि चल तू मेरे को एक और का नाम रिकमेंड कर दे यार, तू इतना होनहार है। ये कह रहा मैं अपने जैसे आलसी दूंगा, काव्या को ले लो। ठीक है ना, तो दिस इज रिकमेंडेशन, एक बंदा दूसरे को रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, तो कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, ऑलरेडी नोन होता है। कार्तिक मेरे को ऑलरेडी नोन है, तो मैं जानती हूँ कि भाई ये जो रिकमेंड करेगा वो भी अच्छा ही होगा, वैसे ये जो रिकमेंड करेगा कंपनी बंद ही हो जाएगी उसके बाद। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो मेनी फर्म एनकरेज, आज की डेट में पैसा मिलता है बेटा रिकमेंड करने की भी कंपनी का, क्योंकि खर्चा बचता है। तो मेनी फर्म्स एनकरेज देयर एम्प्लॉयज टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव फ्रेंड्स फॉर द एम्प्लॉयर। दिस इज रिकमेंडेशन। ठीक है, तो कंपनी ऑलरेडी नोन होती है, उनके बैकग्राउंड के बारे में उनको पहले ही पता होता है, इसलिए कंपनी को एडवांटेज होता है इस चीज का। नेक्स्ट देखो बेटा, ये टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट साथ में ही बताई थी न्यूज़पेपर के, तो इट कवर्स अ वाइड एरिया, लिमिटेड एरिया, वाइड एरिया। ठीक है, तो दूरदर्शन वगैरह पे मैंने आपको बोला था मैं सुबह 4:30 बजे उठ के देखती हूँ दूरदर्शन, तो तुम कह रहे थे मैम यही टाइम है तुम्हारे पास, वेला टाइम है ना, तो भाई इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। ये देखो, पता था मुझे। ठीक है ना, हाँ भाई नहीं आती ना फिर बोली। ठीक है ना, दिक्कत भी तो है कृषि विभाग की। हाँ जी, ठीक है भाई। तो एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन क्या होता है बेटा, कि टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट का नाम से मतलब पता चल रहा है, जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है वैसे टेलीविजन। टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट में पर सेकंड के आपसे पैसे चार्ज करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में आपका अल्फाबेट हो गया, फोन साइज हो गया, कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, इसमें कितने सेकंड के एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपसे खर्चा लिया जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बट एडवांटेज के इट कवर्स अ वाइड एरिया, ये भी वाइड एरिया को कवर करती है। ठीक है ना, तो ये भी स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों के लिए बेटा, ये ध्यान में रखना। वेब पब्लिशिंग आज की डेट में सबसे ज्यादा चलती है, क्योंकि तुम्हारे हाथों में वैसे ही 24 घंटा फोन ही रहता है। तो वेब पब्लिशिंग बहुत सारी साइट्स हैं बेटा, जिसके थ्रू जो है वर्कर रिक्रूट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो naukri.com, जॉबस्ट्रीम, लिंक्डइन, अब तो आपको पता है बहुत सारी वेबसाइट्स। बेटा प्लेसमेंट एजेंसी में तो आप डायरेक्टली जा रहे हो, ठीक है, वहां पे जाकर अपना सीवी दे रहे हो, ये तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये वेब पब्लिशिंग है भाई, ये तो आप पढ़ लोगे। इंटरनेट आज की डेट में सबसे बिगेस्ट सोर्स बन चुका है हर चीज का, तो तुम इंटरनेट को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे, गलत तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक है, ध्यान में रखना, कृपया करके सही तरीके से यूज करें इंटरनेट का। अब आ जाओ बेटा ये मेन क्वेश्चन पे, इसके बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, फिर हम करेंगे केस स्टडीज। इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बेटा मेरिट डीमेरिट आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि बहुत आसान है, बता देती हूँ। जैसे इंटरनल एक्सटर्नल में से कॉस्टली कौन सा, इंटरनल एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। तो उसका एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? एक्सटर्नल का डिसएडवांटेज इट इज कॉस्टली, तो इंटरनल का एडवांटेज इट इज चीपर, इनएक्सपेंसिव मेथड। टाइम कंज्यूमिंग इंटरनल है, एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल का डिसएडवांटेज इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इंटरनल का एडवांटेज इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, वाइडर चॉइस किसमें मिलेगी, इंटरनल एक्सटर्नल? एक्सटर्नल का एडवांटेज वाइडर चॉइस, इंटरनल का डिसएडवांटेज, ठीक है, कि नैरो एरिया को ये कवर करता है, लिमिटेड चॉइस हमारे पास होती है। फ्रेश टैलेंट किसमें मिलेगा, इंटरनल एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, उसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज कि फ्रेश, नो स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट। वर्कर मोटिवेट किसमें होता है, दोनों में। इंटरनल में भी वर्कर मोटिवेट होता है, बट मोटिवेट होता है एग्जिस्टिंग स्टाफ। जैसे आप में से मेरे को एक को प्रमोट करना है, तो बाकी कहेंगे हमें भी अच्छा काम करना है, तो मोटिवेशन इंटरनल में भी होती है। एक्सटर्नल में तो बिल्कुल लड़ाइयां हो जाती है कई बार, तो कि बाहर से मैम चूज करके ला रही है, हम क्या बेकार है, हमारी शक्लें खराब है, कोई कई बार ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल होता है, ध्यान में रखना। तो दोनों का है, मोटिवेशन दोनों में होती है, लड़ाइयां दोनों में होती है।
ठीक है। अब इंटरनल में से जैसे मैंने अपनी क्लास में से हिमनिश को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हिमनिश इतना क्यूट है, ठीक है। तो अगर मैंने हिमनिश को सेलेक्ट कर लिया, अब तुम बाकी मिलकर लड़ाइयां करोगे हिमनिश से, ठीक है। उसको बेचारे को यहाँ से सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरने दोगे, ठीक है, घुसे लाते सब दिखाओगे। तो दिस इज इंटरनल, ठीक है, ध्यान में रखना। ऐसे ही एक्सटर्नल है बेटा, एक्सटर्नल में भी लड़ाइयां होती है, ठीक है ना। जो एग्जिस्टिंग है और बाहर वाला है उसके बीच में लड़ाइयां होती है, ठीक है। हाँ, तो 3 मेरिट डीमेरिट पढ़ने, बोलो बेटा। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग फंक्शन एचआरएम परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जो स्टाफिंग के फंक्शन स्टेप्स है ना, वही सारे एचआरएम के स्टेप्स है। ऑर्गेनाइजेशन में कई बच्चे करते हैं ना एमबीए इन एचआर, तो अभी मैंने बताया था ये स्टार्टिंग में कि ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसका काम होता है स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करना, ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो इस चैप्टर में से स्टाफिंग प्रोसेस आता है या सिलेक्शन प्रोसेस आता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, अपनी बंदी का नाम भी लिख सकते हो, जो आपको पसंद हो। बंदी, बंदा, आज की डेट में बंदे को भी बंदा पसंद हो जा रहा है कई बारी, ठीक है। तो कोई कमेंट नहीं कर रही, जो आपको पसंद हो भाई, ठीक है, आप उसका नाम लिख सकते हो। मॉर्निंग में उठ के जय बोले जरूर बोला करो, और BST 100 भी बोला करो, ठीक है भाई। कुछ नहीं पता, कम मुंह पे सरस्वती माता बैठ जाए, ठीक है ना, और जो हो रहा है वो सब बढ़िया हो जाए, 100 आ जाए, सभी के मजा आ जाए। तो ये बेटा सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसको हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ेंगे, जैसे स्टाफिंग प्रोसेस करा था मिस्टर स्पॉट PPC करके। अभी मैंने क्लास में बताया था कि कार्तिक जिस कंपनी में जाएगा उसका बेड़ा गर्क होगा, ये अभी से कोशिश कर रहा है बेड़ा गर्क करने की, है किसका? अच्छा, क्या युविका? युविका थी ना लक्ष्य? लक्ष्य की कौन थी? युविका थी, उर्वशी थी? युविका ही थी, है ना, युविका थी। फुल टशन में ऐसा उसके साथ मॉल में घूमने गया, ऐसी पोस्टर डाल रहा है, ठीक है ना, इतना खुश, ब्लश मारते हुए लक्ष्य यार कह रहा ब्रश जिंदगी में नहीं किया, ब्लश जरूर मार रहा था, ठीक है। चलो देखो, अब ये सिलेक्शन, कोई बात नहीं लक्ष्य, वैरायटी बहुत है इंडिया के अंदर, ठीक है ना, अच्छी वैरायटी है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज जाओ और मल्टी वैरायटी से डील करो। तो सिलेक्शन प्रोसेस है बेटा, ये लिंक में चलेगा, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, पहले ही शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ भाई, इसके ऐसे कराया था मैंने, पसर, PSR, पसर के समझ, ऐसे करके इसको शॉर्ट ट्रैक में ऐसे बोल देते, जैसे तुम पस रहे रहते हो हमेशा 24 घंटे, तो पसर के समझ करके आप लर्न कर सकते हो इसको। P से 1 पॉइंट, फिर SR, ये सब पॉइंट है बेटा, 6 प्रॉपर ये स्टेप्स है, पसर के समझ करके लर्न कर लो। अब P से सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस है बेटा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एक बेसिक इंटरव्यू होता है बेटा, और ये कोई भी बंदा कंडक्ट कर सकता है, इट इज अ बेसिक इंटरव्यू विच इज कंडक्टेड बाय एनी पर्सन। रिसेप्शनिस्ट भी इसको कंडक्ट कर लेती है, मतलब कोई क्वालिफाइड बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा किसी की भी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर सकता है, इसमें सिर्फ बेसिक चीजें पूछी जाती है, आपका नाम पूछा जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। जैसे मैंने CA की वैकेंसी निकाली यार, तो MBA वाला बच्चा भी अप्लाई करने आ गया, तो मेरा आगे का टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं इसी स्टेप पे उसको बोलूंगी चल यार तू निकल जा यार, मेरे को CA चाहिए था, ठीक है, CA की डिग्री है तो आ जा, नहीं तो चले जा। तो दिस इज प्रिलिमिनरी स्क्रीन, ये सबसे पहला बेसिक इंटरव्यू होता है जो कोई भी बंदा कंडक्ट कर सकता है। इसमें बेसिक चीजें पूछी जाती है, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ये सब, और इसका पर्पस होता है टू रिजेक्ट द अनसुटेबल कैंडिडेट। जो कैंडिडेट सुटेबल नहीं है उसको इसी पोस्ट पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद नेक्स्ट होता है सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू। सिलेक्शन टेस्ट में आपके 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट लिए जाते हैं बेटा, ये देखो एक एक करके देख लेते हैं इसको। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू। सिलेक्शन टेस्ट में बेटा ये सारे टेस्ट कंडक्ट होंगे। पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, क्या मेजर करेगा आपका IQ लेवल। तो इसमें जैसे मैंने आपको ये MCQ फॉर्म में होता है बेटा, मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन है, ठीक है, बोरी भरो, इसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन सही होंगे मुझे पता चल जाएगा यार आपका IQ लेवल क्या है। आप लोगों का बहुत खराब है, आप मत देखो ऐसे करके, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट से बंदे का IQ लेवल पता चलता है, ठीक है ना, कितना है। क्रेश समझ रहा है? तो नींदों से जागो और सामने ध्यान लगाओ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड और ट्रेड टेस्ट में डिफरेंस होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट देखता है पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल, कितनी जल्दी किसी नई चीज को समझते हो। तो मैंने आपको बोला था ना ये टेस्ट मैं आपका क्लास में डेली ले लेती हूँ। अब जैसे मैंने अभी कराया, ये सारे के सारे स्टेप्स करा रही हूँ, स्टाफिंग प्रोसेस करा चुकी हूँ, उसके बाद मैं पूछती हूँ हाँ भाई M से कौन सा स्टेप था स्टाफिंग का, पहला वाला कौन सा था, मैन पावर रिक्वायरमेंट, देखो आधे ब्लैंक को रखे। R से कौन सा था, रिक्रूटमेंट था, ठीक है। S से कौन सा था,
सिलेक्शन, पीओ से कौन सा था, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, टी से कौन सा था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर पी से कौन सा था, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर पी से आधे रैंक हो गए, प्रमोशन करियर प्लानिंग, और सी से क्या था, सी से क्या था, सी से कुछ और भी था, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट यही देखता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल, कितनी जल्दी किसी नई चीज को समझते। तो ये हम क्लास में डेली ले लेते हैं, आधे ब्लैंक हो जाते, पता चल जाता है कितनी क्या एप्टीट्यूड है, तो सबका ध्यान सी की तरफ ही जाता है, ठीक है। चलो, हमने इतना क्यूट क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट देखता है आपके इमोशंस, रिएक्शन, मैच्योरिटी लेवल, ये सारी चीज। जैसे कई बच्चों की ना बड़े वो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना यार, एकदम से जैसे पीटीएम में मम्मी पापा ना कईयों के ऐसे होते हैं, डांट देते हैं, ठीक है ना, सामने ही बच्चे को बहुत बुरी तरह, अच्छा तूने ऐसे करा, मैम क्या बता रही है। कई बार मुझे ही डर लग जाता है, मैं कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं, प्यार से बात करो, कुछ नहीं होता। कई बार मैं ही डर जाती हूँ, ठीक है, पीटीएम के अंदर तो बुरी तरह, अच्छा ऐसे कहीं पहले तो उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, अभी बताऊंगा करके, इसको घर जाके बताऊंगा, तो चल घर पहुंच, ऐसे करके, ठीक है। तो सामने वाला बच्चा क्या करता है, कई बार आंखों में आंसू भर आते हैं, रोने लग जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज पर्सनालिटी टेस्ट, आपका क्या मैच्योरिटी लेवल है, इमोशंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। तो आप लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट मुझे क्लियर है, कोई डांटे, फटकारे, घूसा लाते मारे, आपने ऐसे ही रहना है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बाहर में जाए दुनिया। बोर्ड आने वाले कोई दिक्कत नहीं है, प्री बोर्ड चले गए जैसे करने थे, ठीक है ना। तो कोई किसी को कोई दुख तकलीफ है ही नहीं। 12th वाले, तुम्हारी शक्ल से लगता ही नहीं कि तुम 12th क्लास के अंदर हो, ठीक है, क्योंकि हाँ सीधा बेटा बोर्ड में क्या तीर मारोगे, लॉबी को तीर नहीं मार रहे, तो ठीक है। तो पर्सनालिटी टेस्ट ये देखता है बेटा आपके इमोशंस, रिएक्शन, मैच्योरिटी लेवल, ये सारी चीजें। फिर आता है ट्रेड टेस्ट, अभी बता दिया था एप्टीट्यूड और ट्रेड में डिफरेंस है। एप्टीट्यूड टेस्ट ने देखा था पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल, ट्रेड टेस्ट देखता है कि ऑलरेडी कितनी स्किल्स है आपके अंदर, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्किल्स अमंग द वर्कर। तो जैसे मैं डेली का आपको क्लास में भी कई बार कोई करंट अफेयर पूछ लेती हूँ, हाँ न्यूज में देखा था, ये चीज देखा था, तो कई बच्चे कहते हैं कि हाँ, कई कहते हैं न्यूज, ये तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, ऐसी भी कोई चीज होती है, न्यूज की स्पेलिंग क्या होती है, अच्छा NE होती है, ठीक है, क्या होती है, ठीक है ना। तो ट्रेड टेस्ट ये देखता है ऑलरेडी कितनी स्किल्स है। और अगर वही सेम बात में कहूँ यार पार्टी के लिए कोई डेस्टिनेशन पता करनी, बताओगे, हाँ मैम मैं बताता हूँ, बुकिंग भी करा दूंगा, ठीक है, थोड़ी कमीशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ट्रेड टेस्ट है। तो ट्रेड टेस्ट देखता है एग्जिस्टिंग स्किल्स अमंग द वर्कर, ऑलरेडी कितनी स्किल्स है। पीस हम पहला स्टेप पढ़ चुके थे, सिलेक्शन टेस्ट, सॉरी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, और स्टाफिंग का नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्शन का सॉरी नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था बेटा, सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू, एक ही है, ये सेम ही है बेटा, ध्यान में रखना, सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू, ये इंटरव्यू ना बेटा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का बिल्कुल अपोजिट इंटरव्यू होता है। जैसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मैंने आपको बोला था कोई भी बंदा कंडक्ट कर सकता है, ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट कंडक्ट करते हैं, ये बिल्कुल डेप्थ कॉन्वर्सेशन होती है विच इज कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल एक्सपर्ट, और इसका पर्पस होता है टू गेन द वैलिड इंफॉर्मेशन, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है ना बंदे के बारे में वो निकलवाना। तो दिस इज, ये आपने पढ़ा है इंटरव्यू। पी से पहला स्टेप पढ़ा था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा स्टेप है सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू। सिलेक्शन टेस्ट के साथ ही इंटरव्यू होता है बेटा, ये ध्यान में रखना, हाँ ठीक है। तो सिलेक्शन टेस्ट होंगे, पहले 500 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। कार्तिक सामने ध्यान लगाओ, खुश हो गया ना मम्मी से बात करके, पता है मुझे, ठीक है। आए हैं तो शक्ल बदली हुई है इसकी, इतना खुश हो गया, रिश्ता को पक्का करवा गया है। तो सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू हो चुका है, उसके समझ रहे, सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू हो चुका है अभी कॉल पे। अब आज से नेक्स्ट होगा रेफरेंस चेक, ठीक है, उसमें लक्ष्य से पूछा जाएगा कार्तिक के बारे में। तो नेक्स्ट होता है बेटा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस चेक में बंदे को बोला जाता है आप एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस दो, ज्यादा भी हो सकते हैं, जो आपके रिलेशन में नहीं होने चाहिए, फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, फैमिली में ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए रेफरेंस चेक में। तो कंपनी क्या करती है, या तो ओवर द टेलीफोन आपके उनसे जो है कनेक्ट करती है, ठीक है, उनसे आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गेन करती है बेटा, दिस इज रेफरेंस चेक। तो कई आज के डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है बेटा ये रेफरेंस चेक, ठीक है। आपका नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके बारे में निकलवाई जाएगी रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक के। तो न्यूज में भी हो रहा है ना आजकल, आफ्ताब श्रद्धा केस देख रहे हो,
है ना। तो वो ही बेचारे का तो नार को भी हो चुका है, बेचारा क्या कहे, बेचारा तो बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, जेल में बोल रहा मटन दे दो, सिगरेट दे दो, ठीक है ना, बैठ भूख लग रही है, मटन दे दो। कौन करिए, उसी से क्रिश मोटिवेट हो रहा है कि वो बाहर आ गया तो इतनी मस्ती मार के गया अंदर, राम रहीम, ठीक है। बेटा तुम ये इंस्पायर हो रहे हो, तुम पापा में निशाना साधना चाह रहे हो, तुम तो बड़े तेज हो। जो मैं इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग खबर पूछती हूँ तो किसी को नहीं बताती, ठीक है। मुझे ये बता रहे हो कि पापा को मार दिया, पापा के टुकड़े कर दिए, ये देखो। चलो सही जगह पे ध्यान लगाओ भाई तुम लोग, ठीक है। तो पसर हम कर चुके हैं, अब समझ हमने पढ़ना है SMJ। तो एस से नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। जो बंदा पहली 3 स्टेप्स को क्लियर आउट कर लेता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस, बैकग्राउंड चेक, उसके लिए लिया जाता है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन इज वेदर टू सेलेक्ट द कैंडिडेट और टू रिजेक्ट द कैंडिडेट। या तो सेलेक्ट करना है या तो रिजेक्ट करना। तो लगेगा अच्छे से तीनों काम कर लिए भाई, तीनों स्टेप क्लियर हो गए, तो मैं सेलेक्ट कर दूंगी। लगेगा किसी में भी गड़बड़ है तो रिजेक्ट कर दो। तो सिलेक्शन डिसीजन यही होता है, वेदर टू सेलेक्ट और टू रिजेक्ट। इसके बाद करवाया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन, अब कई बच्चे कहते हैं तो पहले ही करा लेना चाहिए, तो मेडिकल एग्जामिनेशन सिलेक्शन डिसीजन के बाद होता है, क्योंकि भाई जितनों को सेलेक्ट करना है उन्हीं का तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराओगे, सबको थोड़ा लाइन लगा के भेजोगे, जाओ मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, बाद में सोचूंगा सेलेक्ट करना है कि नहीं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन देखता है वेदर द पर्सन इज फिजिकली फिट और नॉट फॉर द जॉब, ये आपकी मेडिकल फिटनेस देखता है। तो आज की डेट में ना बेटा, वैसे ही आपको पता है कि भाई फिटनेस हर चीज में देखी जाती है, बहुत कंसीडर की जाती है। तो जैसे मेरा वर्कर है, ठीक है, वो बहुत, उसको बहुत जल्दी फटीग हो जाता है, टायर्ड है, वो वासियां लेता रहता है तुम लोगों की तरह, ठीक है ना। 2 मिनट में तुम जैसे BST मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, आधो का क्रिश ऐसे करा था, ठीक है ना। मैंने कहा क्रिश भाई जाग जाग, ठीक है ना, सच बोल। गोली खा रखी, कौन सी गोली खा रखी थी तुमने, ठीक है भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो अगर वर्कर बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है बेटा, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कम करेगा, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, आधे टायर्ड ही रहते हैं, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन यही देखता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, वेदर आप फिट हो मेरी जॉब के लिए या नहीं हो। नेक्स्ट होता है जॉब ऑफर, और जॉब ऑफर करते ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। अब अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया तो मैं आपको जॉब दे दूंगी, ठीक है। जॉब ऑफर में बेटा आपको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है, हर किसी के अंदर का ना कुछ कुछ वर्ड्स ध्यान में रखा करो, इसमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, ठीक है। उसमें मेंशन होगा कि कौन सी डेट को आपने ड्यूटी ज्वाइन करना है, क्या टाइमिंग है, हर चीज है। और ये सब चीजें जॉब ऑफर करते ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनेगा। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जिसमें सारी चीजें आपके अलाउंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे कितनी मिलेगी, ड्यूटी टाइम, हर चीज मेंशन, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हम सारे कर चुके हैं ये स्टेप्स, मैं आपसे पूछूंगी अभी सारे के सारे, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस याद कर लो फटाफट। पी से प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग था, पी से क्या था, पी करते हैं क्यों, याद है ना। पी से क्या था लक्ष्य, हाँ काव्य क्या था पी से, हाँ कह रहे रहने तो स्क्रीनिंग बोल दूंगा बस, ठीक है। कार्तिक क्या था भाई, हाँ सही है सही है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू, आर इज रेफरेंस, बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो सारे याद करो भाई। हाँ बेटा, एक दिन का, एक दिन में सिर्फ सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, सिर्फ 8 घंटे बिठाएंगे, फिर सिलेक्शन टेस्ट करके बोलेंगे यू आर रिजेक्टेड, ठीक है। हाँ बस, हाँ डन भाई, डन हो गए। अभी किसी से भी पूछूंगी, फिर कहोगे गोली खा रखी है, ठीक है। एडजस्ट हो गया डन, तेरे से शुरू करने वाली हूँ आज मैं, बहुत फोन चला रही है तो फुल ऐश चल रही है गुरलीन। मम्मी से बात होगी कार्तिक, ठीक है। क्या कह रही थी मम्मी, सही है सब, कब कंटिन्यू आगे रिलेशन, अच्छा मम्मी कह रही है सेटिंग कराओ, कर दी सेटिंग पक्का, हाँ KR मंगलम, कहीं की लड़की मत छोड़ तू रोमित।
अमित की जिंदगी में तो बहुत सब कुछ है। और अमित भाई मेरे बंद कर दे। अब बेटा ये लास्ट टॉपिक है, खत्म करते हैं, पैकअप करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बाद में पूछना, भी पहले मेरे को कराने दो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रह गया बेटा। इसके बाद ट्रेनिंग के ना बेटा देखो, ये एक कॉन्सेप्ट है, कई बार आता है क्वेश्चन के अंदर, ये आता है और बच्चे इसको निग्लेक्ट करते हैं। ट्रेनिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। और ये ऐसे ध्यान में रखना बेटा, पार्ट 1 के अंदर ना बिजनेस स्टडी में आपने बेनिफिट्स और किसी कॉन्सेप्ट के नहीं पढ़े होंगे, बेनिफिट्स सिर्फ ट्रेनिंग के। तो कई बार ये लिखा हुआ आता है ना कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, फिर उसके बेनिफिट्स बताओ। तो बेनिफिट पार्ट 1 में हमने और किसी के नहीं पढ़े बेटा, ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें क्लिक करा कर, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बेनिफिट, और ट्रेनिंग के बेनिफिट भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग। ये काम मैं आपको रीडिंग का दूंगी क्योंकि बहुत आसान है बेटा। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है ट्रेनिंग का? ऑर्गेनाइजेशन, अगर वर्कर ट्रेंड होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। ग्रोथ होगी? यस, ठीक है ना। वर्कर की ग्रोथ भी होगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, वेस्टेज बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है, वर्कर्स को भी बेनिफिट है। वर्कर मोटिवेट होगा, यस। अर्निंग बढ़ेगी, यस, तो उसकी अर्निंग भी बढ़ेगी, मोटिवेट भी होगा, और उसको प्रमोशन के चांसेस भी मिलेंगे अगर वो ट्रेंड है। तो आपने 3-4 बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं, 3-4 बेनिफिट वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग के पढ़ने, जो आपको पसंद हो। जैसे लिखा हुआ बेटा, आसान आसान पॉइंट है। प्रॉफिट बढ़ेगा, वेस्टेज कम होगी, ठीक है। फ्यूचर प्रमोशन भी आप दे सकते हो वर्कर को, ठीक है भाई। एब्सेंटिज्म कम होगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है। एब्सेंटिज्म, वर्कर छुट्टी मार रहा है, ठीक है ना। और सुपरविजन की नीड कम होगी बेटा अगर वर्कर आपका ट्रेंड है तो, ठीक है ना। तो ऐसी 3-4 आपने एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने कि बेटर करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अर्निंग उसकी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी उसकी, ठीक है ना। मोराल बढ़ेगा, ठीक है ना। नई एम्प्लॉय के लिए तो ट्रेनिंग बेनिफिशियल है। ये सब आपने 4-4 पॉइंट दोनों के पढ़ने, प्लीज 4। अब आते हैं इस पे, मेथड ऑफ ट्रेनिंग पे, जो इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग 2 पार्ट में डिवाइड है बेटा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब बस ये लास्ट है बेटा, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है आप जहां पे काम कर रहे हो ना, मैं आपको एक्चुअल वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग दे रही हूँ। ऑफ द जॉब आप काम यहाँ पे कर रहे हो, मैं किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करके फिर आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, दिस इज ऑफ द जॉब। तो 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, ठीक है। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में से जो बोर्ड में आती है, सबसे पहली ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। 3 ही ट्रेनिंग आपने लर्न करनी है बेटा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, आयरन वर्कर हो गया, इनके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे घर पे हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते तो बिजली वाले के साथ एक छोटू भी आता है, तो छोटू होता है मास्टर वर्कर, ठीक है। सॉरी, छोटू होता है ट्रेनी, और जिसके अंदर इलेक्ट्रीशियन के अंडर वो काम कर रहा होता है ना, उसको बोलते हैं मास्टर वर्कर। तो बेसिकली छोटू ट्रेन हो रहा होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर, और जब छोटू ट्रेन हो जाता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं, अपना दुकान खोल के बैठ जाते हैं। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड के लिए होती है, जो भी बंदे स्किल्ड ट्रेड्स में आना चाहते हैं, ठीक है, हाथ का काम सीखना चाहते हैं, लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर, इनके लिए होती है। और टाइम पीरियड ध्यान रखोगे, इसका टाइम पीरियड 2 to 5 ईयर होता है। ऐसा नहीं आप 20-20 साल तक छोटू ही बने रहो, ठीक है ना, तुम तो बने भी रहोगे, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, क्या होता है? तो वो तो सिखा रहे हैं इसको, छोटू खुद ही थोड़ा सीख रहा है भाई, मेरा काम कैसे हो रहा है, ठीक है ना, मेरा तो वर्कलोड रिड्यूस हो रहा है ना। छोटू को कितना टॉर्चर किया जाता है आपको पता नहीं है। मास्टर वर्कर ये पकड़ा वो पकड़ा, गालियां भी और सुनता है, बहुत नॉमिनल पॉकेट मनी मिलती है, छोटू को कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में अप्रेंटाइसी अंडर द गाइडेंस ऑफ, देखो, मास्टर वर्कर काम करता है, ठीक है। और जब ये ट्रेनिंग हो, और उसको देखो लिखा है ट्रेनी इज पेड लेस देन द फुली क्वालिफाइड वर्कर, बहुत ही कम इसको पैसा दिया जाता है, जेब खर्ची दी जाती है। और व्हेन द ट्रेनी बिकम परफेक्ट इन डूइंग द जॉब, मास्टर वर्कर और द ट्रेनर गोस, और ट्रेनी अपनी जॉब पोजीशन का काम संभालता है। ये अप्रेंटिसशिप क्या टाइम पीरियड था इसका? 2 to 5 years, ठीक है। और ये स्किल ट्रेड्स में जो बंदे आना चाहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, उनके लिए होती है। और इसमें मेन वर्कर होता है मास्टर वर्कर, वो गाइड कर रहा होता है अप्रेंटिस। नेक्स्ट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये नहीं बताऊंगी, ये भी ऑन द जॉब है, क्योंकि इंटर्नशिप और कैंपस रिक्रूटमेंट बिल्कुल सिमिलर है, अभी आपने पीछे पढ़ा। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में भी यही होता है बेटा कि आप किसी के अंडर इंटर्न बन रहे हो, सीए के अंडर होते हैं इंटर्नशिप,
ठीक है ना। तो आप साथ साथ सीए भी आपको पूरा टॉर्चर करता है साथ साथ में, ठीक है, फुल आपसे काम करवाएगा, अपना सारा वर्कलोड आपको दे देगा और आपको कुछ पैसा भी नहीं देगा, एक नॉमिनल सा अमाउंट मिलता है जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं, ये ध्यान में रखें, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई भी करते हो, साथ साथ में इंटर्नशिप भी ले रहे होते हो, आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है, एक नॉमिनल सा स्टाइपेंड अमाउंट आपको मिलता है, ठीक है। ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये कब ज्यादातर अभी तक बेटा अप्रेंटिसशिप आई है और ऑफ द जॉब की एक ट्रेनिंग आई। इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन का मतलब अभी आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन इसको बोलते। तो कोई नया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना बेटा, तो उसको बाकी सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे अगर आप, वैसे आपकी शक्ल देख के मेरे को लग नहीं रहा, अगर फ्यूचर में आपके नंबर आएंगे और आप अच्छे कॉलेज जाओगे तो फर्स्ट डे आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, तो सारे फॉर्मल्स में जाओगे तुम लोग, ऐसे सच धज के चिकने बन के, ठीक है ना, और ट्राई भी करोगे फुल फ्लर्टिंग की, इधर उधर से कोई कोई सेटिंग हो जाए, ठीक है। तो इंडक्शन में यही होता है, इंडक्शन इज इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये मत सोचना कि पूरे कॉलेज में 3 साल रहेंगे तो 3 साल इंडक्शन ही चलेगा हमारा, ये इसका टाइम पीरियड फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज होता है। तो कहीं तो अभी सपनों में भी इंडक्शन ट्रेनिंग कर रहे होंगे, कॉलेज जाने की कोई आसार नहीं लग रहे फिर भी तुम्हारे, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड इसका फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज होता है बेटा, और वर्कर को फैमिलराइज करवाया जाता है बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ट्रेनिंग है, आपको बताया जाएगा आपका सामान यहाँ पे रखा है, इसको रिपोर्ट करना है, ये सब चीजें। और लास्ट बेटा, अब ये नहीं पढ़नी, 3 ही पढ़नी है ऑन द जॉब में से और 1 पढ़नी है ऑफ द जॉब में से, ये सब डिलीट हो चुकी है। ऑफ द जॉब की 1 ही ट्रेनिंग पढ़नी है, दिस इज वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एक अप्रेंटिसशिप एक वेस्टिबल, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेस्टिबल ट्रेनिंग दी जाती है डमी मॉडल्स के ऊपर। जैसे मेरी मशीन जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, एक्सपेंसिव है, हाईटेक है, तो मुझे लग रहा है मैं वर्कर को सीधा उस पर अगर बिठा दूंगी कि चल काम करना शुरू कर, वो उसको खराब कर देगा, तो मैं सेम उसका एक डमी मॉडल प्रिपेयर करूंगी, पहले वर्कर को मैं उस पर ट्रेन करूंगी और जब वो परफेक्ट हो जाएगा तो मैं उसको एक्चुअल मशीन पे प्लेस करूंगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, इसमें सेम वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सेम वही वर्क एनवायरनमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन से बस बाहर होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सेम उसी चीज पे आपको, जैसे हम फोन लेने जाते हैं तो एक्चुअल सीट पैक थोड़ा ना ओपन करके दे, डमी दिखाते हैं हमें, पसंद है तो ठीक है ले लो, ठीक है ना। तो वो सेम वेस्टिबल ट्रेनिंग भी वैसी होती है, ठीक है। सेम मशीन बनाई जाएगी, सेम एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, सेम सुपीरियर होगा, बट आपको कहीं और पे ट्रेनिंग देगा, ठीक है ना। तो ये हाईटेक सोफिस्टिकेटेड मशीन्स के केस में वेस्टिबल होगी, ठीक है भाई।